हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रज्ञा की माँ प्रज्ञा की शादी एक बहुत ही अच्छे से लड़के से करवा देती है जो काफी अच्छा कमाता था। लेकिन प्रज्ञा की शादी तो हो गई थी और वो बहू बनकर अपने ससुराल आती है। पति के साथ साथ प्रज्ञा को एक पूरा जॉइंट फैमिली मिलकर पूरा परिवार मिलता है। शादी के अगले दिन जब प्रज्ञा सुबह सोकर उठती है और रसोई में खाना बनाने जा रही होती है, तभी प्रज्ञा खुद से बात करते हुए कहती है, मैं खाना बनाऊं तो क्या बनाऊं? यहाँ एक दो लोग नहीं बल्कि कितने सारे लोग हैं। आज तक मैं बस अपनी माँ के साथ ही रही हूँ, अब यहाँ पर इतना बड़ा परिवार है, उस पर से सबके लिए खाना बनाओ। माँ ने मेरी शादी की है या उम्र कैद की इस जॉइंट फैमिली में शादी करके। हे भगवान, अब आप ही कुछ मेरी मदद करो। प्रज्ञा की बातों से ये साफ पता चल गया था कि उसे जॉइंट फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं रहना था। लेकिन प्रज्ञा की किस्मत थी जो उसकी शादी एक जॉइंट फैमिली में हुई। प्रज्ञा रसोई में परेशान खड़ी होकर सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर प्रज्ञा की सास कल्पना आती है और प्रज्ञा से कहती है, क्या हुआ बहू, तो कुछ परेशान लग रही है? रात को नींद नहीं आई क्या अच्छे से? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नींद तो अच्छे से आई थी, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ खाना क्या बनाऊँ। इसमें इतना सोचना क्या है बहू, मेरे लिए तू घी में पराठे बना दे और अपने ससुर जी के लिए रोटी, अपनी चाची सास के लिए आलू के पराठे और अपने पति के लिए पराठे मत बनाइयो, सैंडविच बना दियो। ठीक है माँ जी, मैं सबके लिए बना दूंगी। और भी कुछ बनाना है क्या माँ जी? अरे बहू, पूरी बात तो सुन ले। अपने देवर और ननंद के लिए पोहा बना दियो और जो चाची का लड़का है तेरा छोटा देवर, उसके लिए बनाना शेक बना दियो। ठीक है, बस इतना ही। मीठे में कुछ भी मन हो तो वो बना लियो। बस इतना ही? अरे ये बस होता है? इतना खाना तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं देखा जितना अपने ससुराल में बनाना पड़ेगा। ऊपर से मेरी सास ने इतने सारे खाने के पीछे और ये बोल दिया कि बस इतना ही है। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू ये सब खाना आराम से बना लेगी। चल तू बना ले, मैं बाहर जाती हूँ। इतना बोलकर कल्पना बाहर चली जाती है। प्रज्ञा अब जैसे तैसे करके खाना बना तो लेती, लेकिन प्रज्ञा को अपने इस नए जॉइंट फैमिली वाले परिवार में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी प्रज्ञा जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद प्रज्ञा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी ननंद प्रीति और चाची सास भारती आती हैं। प्रज्ञा की ननंद प्रीति बात करते हुए कहती है, भाभी, आपको कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। और आप अकेले क्यों खाना बना रही हो? अरे घर में बस आप ही थोड़ी हो, हम सब भी तो रहते हैं ना, आपकी मदद करते हैं ना भाभी। और नहीं तो क्या, नई बहू आई है और उसे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। बेचारी यही सोच रही होगी कि बहू बनाकर लाए हैं या नौकरानी। इन्होंने तो मेरे मन की बात खुद ही बोल दी। कोई मदद तो करता नहीं है, लेकिन मदद करने का दिखावा करने आ जाते हैं कि कोई भी मदद चाहिए हो तो बोल देना। अरे इतना ही है तो करो ना मदद। चाची जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप जाओ कमरे में आराम करो, मैं यहाँ भाभी के साथ हूँ। प्रज्ञा के ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। सभी लोग प्रज्ञा की मदद कर रहे थे, लेकिन प्रज्ञा को सबसे दिक्कत होने लगी कि मदद के नाम पर काम बढ़ा रहे हैं। अभी प्रज्ञा नई बहू ही आई थी, इसलिए प्रज्ञा कुछ बोल नहीं रही थी। एक दिन प्रज्ञा पूरे घर वालों के कपड़े अकेले ही प्रेस कर रही होती है। उसका देवर दीपक आता है और कहता है, भाभी, आपकी तो नई नई शादी हुई है, आपको तो आराम करना चाहिए और आप काम करने में लगी हुई हो। अरे यार, ऐसा थोड़ी होता है भाभी। अरे ये क्या कर रही हो आप? अरे छोड़ो ना इसे, बाकी के लोग कर लेंगे, आप जाके आराम करो। ये काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा देवर जी? आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ और अब घर की बहू हूँ तो ये मुझे ही करना है। नई बहू हूँ मैं, इतना काम करवा रहे हैं, कुछ टाइम बाद तो पता नहीं क्या ही होगा। भाभी, आपकी मदद कोई नहीं कर रहा था तो आप मुझे बताती। मैं आपका देवर हूँ और देवर बेटा समान होता है और मैं आपकी मदद भी करता। अरे आप ही ना भाभी, छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी टेंशन में लग जाती हो। लो, एक और आ गया मदद करने के लिए। इन लोगों से होना कुछ नहीं है, बस बातें करवा लो। इतने लोगों ने हाथ लगा दिया और बोल दिया कि मदद कर रहे हैं, अब ये भी यही करने आ गए। प्रज्ञा के ससुराल वाले अब उसकी मदद तो कर रहे थे, लेकिन प्रज्ञा को फिर भी सबसे परेशानी हो रही थी और मन ही मन वो सबको कोसती रहती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। अब तो प्रज्ञा सबके मुंह पर ही बोलने लग गई थी।
लेकिन उसके ससुराल वाले फिर भी कुछ नहीं कहते। एक दिन प्रज्ञा अपने पति अजय के साथ कमरे में बैठी होती है। दोनों में प्यार भरा लम्हा जारी था। तभी बिना दरवाजा खटखटाए वहां दीपक और प्रीति आ जाते हैं। ये देखकर प्रज्ञा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अजय, आपकी इस जॉइंट फैमिली से तो मैं तंग आ गई हूँ। अरे जरा भी सेंस नहीं है इन लोगों को। अरे प्रज्ञा, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? जो भी हुआ गलत हुआ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आगे से ध्यान रखेंगे? नहीं, अब तो मैं इन्हें कोई भी मौका नहीं दूं। मुझे जॉइंट फैमिली में रहने वाली बहू नहीं बनना है। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और अब फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कहाँ रहना है। अजय बेचारा अपने पति के फर्ज से मजबूर था। प्रज्ञा की बात मान लेता है और दोनों अब एक अलग घर में रहने लगते हैं, जहाँ सच में प्रज्ञा को सारे काम अकेले करने पड़ रहे थे। एक दिन प्रज्ञा पोंछा लगा रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। प्रज्ञा करहाते हुए बोलती है, अरे इससे अच्छा तो मैं जॉइंट फैमिली की बहू बनकर ही रहती। कम से कम सारे काम तो मुझे अकेले नहीं करने पड़ते। सब मेरी मदद करते ही थे, लेकिन फिर भी मैं सबको भला बुरा बोलती रही। आज मैं गिर गई, मुझे चोट लग गई, लेकिन कोई यहाँ मेरी मदद के लिए नहीं है। प्रज्ञा को धीरे धीरे जॉइंट फैमिली की अहमियत समझ आती है, लेकिन प्रज्ञा फिर भी अपने ससुराल नहीं जाती, क्योंकि प्रज्ञा ने खुद ही मना किया था कि उसे जॉइंट फैमिली में नहीं रहना है। और अब किस मुंह से जाए, इसलिए प्रज्ञा वहीं रहती है। धीरे धीरे दिन निकल रहे होते हैं। प्रज्ञा की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थीं। एक दिन प्रज्ञा की सहेली शालू उसके घर आती है। प्रज्ञा और शालू बात कर ही रहे होते हैं, तभी शालू कहती है, प्रज्ञा, वैसे तो तूने सही किया अपनी जॉइंट फैमिली को छोड़कर। तू वहाँ रहती थी तो मुझे भी तुझसे मिलने में थोड़ा अजीब लगता था। अब कोई परेशानी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुझे वहाँ आना था तो तू बड़े आराम से आ सकती है। वो मना थोड़ी करते हैं, बल्कि वो तो मुझे बोलते थे कि मैं अपनी दोस्तों को घर क्यों नहीं बुलाती हूँ। ये सब तो कहने की बातें हैं, लेकिन सच में मुझे तो तेरी सास बड़ी ही चंट लगती है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तेरे ससुराल वाले। अब तू यहाँ खुशी से रहती होगी ना? थोड़ा तमीज से बात कर। वो मेरी सास है, मैं उनके बारे में कुछ सुन नहीं सकती हूँ। अरे अब क्या परेशानी है? अब तो यहाँ तेरे परिवार से कोई भी नहीं है। तू भी तो यही चाहती थी ना? मेरे परिवार में से कोई भी यहाँ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की भी बुराई सुन सकूं। और ज्वाइंट फैमिली नसीब वालों को ही मिलती है, जैसे कि मुझे मिली। अच्छा, तो तूने अपना नसीब क्यों बदला और यहाँ आके क्यों रहने लगी? मैं खुद को अपने परिवार वालों से अलग समझने लग गई थी। जॉइंट फैमिली में हर कोई हमेशा खड़ा रहता है एक दूसरे की मदद के लिए, लेकिन अकेले रहना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तुझे अपनी गलती इतनी ही ज्यादा समझ आ रही होती तो तू अब तक यहाँ नहीं रह रही होती। गलती की है तो सुधारूंगी भी मैं ही ना। मैं यहाँ जॉइंट फैमिली से अलग बहुत दिन रह ली, लेकिन अब नहीं। प्रज्ञा शालू को अच्छे से सुनाती है और अपने घर से जाने को बोल देती है। उसके बाद प्रज्ञा अपने पति के साथ अपने परिवार में वापस चली जाती है और सबसे माफी मांगकर वहीं पर रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।